Hello everyone, as you already know that we started a Lakshmikant Polity series on this channel और इस सीरीज़ को हम 120 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटी की बुक को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे फर्स्ट पार्ट में 4 टॉपिक आते हैं: प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड इमरजेंसी प्रोविजंस। वी ऑलरेडी डिड these 3 topics: president, vice president, governor, and today our topic is emergency provisions. If we study about the इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 के यूनियन के एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। तो प्रेसिडेंट कम्स अंडर द यूनियन एग्जीक्यूटिव अंडर द पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेम एज वाइस प्रेसिडेंट को भी हम पार्ट 5 यूनियन के एग्जीक्यूटिव में पढ़ते हैं, और गवर्नर को हम पढ़ते हैं पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और पार्ट 6 हमारा आ जाता है स्टेट में भी जो एग्जीक्यूटिव है उसमें हम गवर्नर को पढ़ते हैं। नाउ कम्स टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। आज का हमारा टॉपिक इमरजेंसी प्रोविजंस ये पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें जो आर्टिकल्स आते हैं डैट इज़ 352 से 360 तक, ये जो आर्टिकल्स है इमरजेंसी प्रोविजंस के साथ डील करते हैं। अगर आपको याद करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे 352 लिखिए, यहाँ पे 360 एंड बीच में हमारा आएगा 356। 352 हमारा होता है नेशनल इमरजेंसी, लास्ट वाला आर्टिकल हमारा रिलेटेड होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी से, एंड द 356 आर्टिकल रिलेटेड विद द प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल सकते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हुए इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे? सबसे पहले पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, ये कौन से पार्ट में आता है। उसके बाद ग्राउंड ऑफ द डिक्लेरेशन की इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम की गई है बाय द प्रेसिडेंट, क्योंकि इमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ से प्रोक्लेम होगी, तो बाय द प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई है तो उनके ग्राउंड्स क्या होंगे। थर्ड, पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड द ड्यूरेशन। प्रोक्लेमेशन के लिए ये ज़रूरी है कि पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाए, तो वो अप्रूवल कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर लेना पड़ेगा, और अप्रूवल मिलने के बाद उस अप्रूवल की ड्यूरेशन कितनी होगी, कितनी बार उसको लिया जा सकता है। रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, इमरजेंसी को ख़त्म करना है, सीज करना है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। एंड इफ़ेक्ट्स, कि अगर कहीं पे भी इमरजेंसी लगती है, चाहे वो नेशनल लेवल पे लगे, फाइनेंशियल लेवल पे लगे या स्टेट लेवल पे लगती है, तो उसकी वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे। इफ़ेक्ट किस पे? सेंटर और स्टेट के रिलेशन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे इन केस ऑफ द इमरजेंसी। डिफरेंट इमरजेंसी हैव डिफरेंट इफेक्ट ऑन द सेंट्रल स्टेट रिलेशन। फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? फंडामेंटल राइट्स पे सिर्फ और सिर्फ एक ही इमरजेंसी जब लगती है तब इफेक्ट पड़ते हैं, और फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होते हैं व्हेन द नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट। थर्ड हमारा आ जाता है कि लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। लाइफ ऑफ लोकसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, इन चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद चैप्टर के लास्ट में हम करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ द नेशनल ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, कि इसके क्या क्या क्रिटिसिज्म निकल के आए थे। नाउ यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी है ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। अमेंडमेंट्स एंड द केसेस रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोविजंस। अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे 3 तरह के अमेंडमेंट आते हैं। 3 तरह के अमेंडमेंट हमारे हो जाएंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट हमारा हो जाएगा 38th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। सेकेंड अमेंडमेंट हमारा हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, एंड थर्ड वन इज़ द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978। ये हो जाएगा। ये दोनों अमेंडमेंट जो थे वो इंदिरा गांधी के टाइम पे आए थे, उन्होंने अमेंड किया था। ये वाला जो अमेंडमेंट है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोला जाता है। 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे बाय द इंदिरा गांधी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये कब आए थे? जब जनता पार्टी गवर्नमेंट में आई थी। जनता पार्टी हेडेड बाय मोरारजी देसाई, उस टाइम पे ये अमेंडमेंट आए थे। और ये अमेंडमेंट मेनली इसलिए आए थे ताकि नेशनल इमरजेंसी पे या फाइनेंशियल या स्टेट इमरजेंसी कुछ भी है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सके। सेंटर के पास फुल्ली पावर ना हो कभी भी किसी भी वक्त इमरजेंसी लगाने की। और 42nd अमेंडमेंट इमरजेंसी को फ्रीडम देने के लिए आए थे
कि कोई भी कभी भी नॉट कोई भी बट प्राइम मिनिस्टर कभी भी इमरजेंसी को लगा सके, उनको इन अमेंडमेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया गया था, रिस्ट्रिक्शंस में डाला गया था जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी। केसेस की अगर हम बात करें तो इसमें हम दो केसेस पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे मिनर्वा मिल्स केस, मिनर्वा मिल्स केस पढ़ेंगे इसमें हम, और एक हम पढ़ेंगे बोमई केस। मिनर्वा मिल केस हमारा आ जाएगा, ये है 1980 का, एंड बोमई केस को हम पढ़ेंगे 1994 में। तो अगेन दोबारा से यहाँ पे देख लेते हैं। इमरजेंसी प्रोविजंस में सबसे पहले पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, उसके बाद अगर हम पार्ट्स और आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपको और याद रखनी चाहिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे। ऊपर से हमें इतना पता है कि जो इमरजेंसी है वो पार्ट 18 में आती है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आर्टिकल्स हैं वो 352 से 360 तक इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स और याद रखने हैं। आर्टिकल्स रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, दैट इज आर्टिकल 19, 20 एंड 21, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दो आर्टिकल हमारे और आते हैं, दैट इज आर्टिकल 358 एंड 359। आर्टिकल 358, 359 क्या बताते हैं कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड होंगे। उसके बाद यहाँ पे एक दो आर्टिकल हमारे और आते हैं, एक आता है 355 और एक आर्टिकल आएगा 365। ये दोनों आर्टिकल्स हमारे प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड हैं, 355 एंड 365, वाइल फंडामेंटल राइट्स एंड द आर्टिकल 358 एंड 359 इनको हम डिस्कस करेंगे नेशनल इमरजेंसी के केस में। ऊपर से जितना हमारी बुक में दिया हुआ है, दैट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस कम अंडर द पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 352 टू 360। और साइड बाय साइड आप ये भी याद रखेंगे कि इस चैप्टर में कुछ फंडामेंटल राइट्स हम डिस्कस करने जाएंगे और कुछ वो राइट्स डिस्कस करने जाएंगे जो कि स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड है। आज का चैप्टर शुरू करते हुए, इमरजेंसी प्रोविजंस। Emergency provisions are contained in Part 18th of the Indian Constitution from the Articles 350 to 360। इन प्रोविजंस को डाला क्यों गया? इन प्रोविजंस को इसलिए डाला गया कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, लाइक वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, या कभी कोई ऐसी स्टेट है जो कि संविधान के हिसाब से वो काम ना करे, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन से लड़ने के लिए वो इमरजेंसी का यूज़ कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है। नाउ इमरजेंसी क्यों लगाई जाती है? सी दिस इज टू सेफ गार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। किस किस चीज़ की? सबसे पहले क्या क्या? सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। किसका? देश की। जब मेंटेन करनी पड़ जाए, प्रोटेक्ट करनी पड़ जाए देश की, उसके बाद पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की, और एंड लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशन की। जब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम होना शुरू हो जाए उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोविजंस की हेल्प ले सकती है। जब देश पे खतरा हो उस टाइम पे इमरजेंसी प्रोविजंस आ सकते हैं। जब डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, संवैधानिक सिस्टम जो है उस पर खतरा हो, उस टाइम पे ये स्टेप लेने पड़ेंगे। एंड द इमरजेंसी विल ओनली बी प्रोक्लेम्ड बाय द सेंटर ओनली। स्टेट कभी भी इमरजेंसी नहीं लगा सकती, इमरजेंसी का हक सिर्फ और सिर्फ सेंटर को दिया गया है। ड्यूरिंग एंड इमरजेंसी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास सारी की सारी पावर्स आ जाती हैं। जो हमारा फेडरल सिस्टम है वो फेडरल नहीं रहता, वो सिस्टम एक यूनिटरी हो जाता है, पावर एक के हाथों में चली जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट गोज इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर। कि स्टेट टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर में जाएगी, पूरा का पूरा सेंटर का कंट्रोल हो जाएगा यहाँ पे। इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी तरह का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रावधान ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग द इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई वी आर सेइंग इट्स अ यूनिक फीचर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जहाँ पे फेडरलिज्म है, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, वहाँ पे ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अगर हम अमेरिका की भी बात करें, ऑल फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिकन आल्सो,
उसमें फेडरलिज्म एक टाइट कंटेनर में बंद है, दैट नो मैटर वट एवर द सिचुएशन अराइज इन द कंट्री। जो फेडरलिज्म है वो कभी भी यूनिटरी की तरफ नहीं जाएगा, जबकि हमारी कंट्री में सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो फेडरल यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोबारा से जैसे ही नॉर्मल सर्कमस्टांसिस आएंगे यूनिटरी सिस्टम दोबारा से फेडरल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नो मैटर, यहाँ पे हम फेडरल सिस्टम इंक्लूडिंग अमेरिका की बात कर रहे हैं, नो मैटर वट एवर द सर्कमस्टांसिस इज, इट कैन नॉट चेंज इट्स फॉर्म एंड शेप। जबकि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करें, कैन बी बोथ यूनिटरी एज वेल एज द फेडरल, एंड इट सोलली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टांसिस। नॉर्मल सिचुएशन में फेडरल की तरह काम करेगा, इमरजेंसी सिचुएशन में यूनिटरी की तरह काम करेगा। तीन तरह की इमरजेंसी लगती है, तीन तरह की कौन कौन सी? एन इमरजेंसी ड्यू टू वार, जब देश पे खतरा हो, एन इमरजेंसी ड्यू टू वार या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहर से लोग आने की कोशिश कर रहे हो ज़बरदस्ती, एंड आर्म्ड रिबेलियन, जब देश के लोगों ने ही हथियार उठा लिए हो। उस टाइम पे अंडर द आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम की जा सकती है, और इस द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड इमरजेंसी कब लगेगी हमारी? इमरजेंसी जब जो स्टेट्स हैं वो संविधान के हिसाब से ना चलें, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी फेल हो जाए, तो द एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, देन अंडर द आर्टिकल 356 356 का प्रयोग करके उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसके दो नाम और है प्रेसिडेंट रूल के, डैट इज स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस इमरजेंसी के लिए, इस प्रेसिडेंट रूल के लिए इमरजेंसी के वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। थर्ड हमारा आ जाएगा फाइनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू अ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट ऑफ इंडिया। जब गवर्नमेंट को ऐसे लगे कि फाइनेंशियली वो वीक होते जा रहे हैं, फाइनेंशियली थ्रेट आ गया है स्टेबिलिटी पे, देन आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हुए वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और हालांकि अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी हमारे देश पे लगी नहीं है। फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, नो डाउट हमारे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था इन 1991, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। अब हम वन बाय वन इमरजेंसी पढ़ना शुरू करते हैं। एज वी ऑलरेडी नो कि इमरजेंसी हमारी तीन तरह की होती है, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड प्रेसिडेंट रूल, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं और स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड क्या होगा? किस बेसिस पे प्रेसिडेंट ये प्रोक्लेम करेंगे कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगनी चाहिए? सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द आर्टिकल 352, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी जब देश पे या देश के किसी हिस्से पे खतरा हो। किस वजह से? ड्यू टू द वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और द आर्म्ड रिबेलियन। खतरा हो या ऐसा प्रेसिडेंट को लगे, वो सेटिस्फाई हो कि वहाँ पे थ्रेट हो सकती है, उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जा सकती है। सो प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट is threatened by war or external aggression or armed rebellion. It may be noted that the president can declare a national emergency even before the natural occurrence of war. मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी वार हुआ नहीं है, एक्सटर्नल एग्रेशन अभी हुआ नहीं है, बट ऐसी आशंका है, डेंजर है, खतरा है, तो वो चीज़ें अभी हुई नहीं है, बट खतरा है, उस बेसिस पे भी जो प्रेसिडेंट है हमारे, वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर हम प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है, क्योंकि उन्हीं की एड एंड एडवाइस से प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं नेशनल इमरजेंसी या अदर टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। So, if he is satisfied that there is an imminent danger, the president can issue different proclamation on the grounds of war, external aggression or armed rebellion or imminent danger, whether or not there is a proclamation already issued by him or such proclamation is in operation। कि पहले से इमरजेंसी लगी हुई है, उसके बाद भी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे वो दोबारा से डिफरेंट प्रोक्लेमेशन वहाँ पे इशू कर सकते हैं।
ये अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्टेटमेंट नहीं थी, और ये हमारा अमेंडमेंट था 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था, 3 अमेंडमेंट हम इसमें पढ़ेंगे, 38, 42 एंड 44। तो ये 3 बार बार रिपीट होते रहेंगे। यहाँ पे 38th हमारा आ चुका है। 38th ने क्या किया था कि इसको एक प्रोविज़न ऐड किया गया था, पहले से अगर कहीं पे इमरजेंसी लगी हुई है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं डिफरेंट प्रोक्लेमेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। व्हेन अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार, सी जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एक्सटर्नल इमरजेंसी और एक पार्ट है उसका इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी इट मीन्स हम देश पे बाहर से खतरा है, एंड इंटरनल इमरजेंसी मीन्स देश के नागरिकों से देश को खतरा है। नागरिक कौन से? जो कि आर्म्ड रिबेलियन है, जिन्होंने हथियार उठा लिए हैं। उस टाइम पे उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे। नाउ एक्सटर्नल इमरजेंसी, देश को बाहर से खतरा कैसे हो सकता है? इन केस ऑफ वार और एंड इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे अगर इमरजेंसी लगाई जा रही है, दैट मीन्स एक्सटर्नल इमरजेंसी। और ऑन द ग्राउंड्स ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, इसके बेसिस पे लगाई जा रही है, तो ये हमारा आ जाएगा इंटरनल इमरजेंसी में। A proclamation of the national emergency may be applicable to the entire country or only a part of it। पूरे देश में भी लग सकती है, या जिस राज्य में, जिस बॉर्डर पे, जिस रीजन में, सिर्फ जिस रीजन पे खतरा है सिर्फ उस पार्ट में भी लग सकती है। ऐसा भी पहले ये भी नहीं था, बट इसको 42nd अमेंडमेंट से क्या किया गया था, इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट से इसको लाया गया था। इससे क्या होता था कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास नेशनल इमरजेंसी को लिमिट करने की पावर्स थी। इट मीन्स द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 अनेबल्ड द प्रेसिडेंट टू लिमिट द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी टू a स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, कि इस पार्ट पे, जो पार्ट खतरे में, सिर्फ और सिर्फ उसी पार्ट पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाए। पूरे देश में उसकी ज़रूरत नहीं है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ये चीज़ लाई गई। अभी तक हम 38 पढ़ चुके हैं। दोबारा से डिफरेंट इशू पे प्रोक्लेम कर सकते हैं प्रेसिडेंट, और एक हमने अभी 42nd पढ़ लिया है अमेंडमेंट, जिसमें क्या किया गया है कि प्रेसिडेंट ऑपरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी को लिमिट कर दिया गया है बाय द प्रेसिडेंट। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, यहाँ पे एक बात देखिए कि नेशनल इमरजेंसी किस किस बेसिस पे लगा सकते हैं, उसके ग्राउंड क्या है। तो नेशनल इमरजेंसी के जो ग्राउंड है वो है वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन ये पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट से लाया गया। आर्म्ड रिबेलियन पहले नहीं था, इसकी जगह पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस। एंड दिस वर्ड इज टू वेग। इसको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता था और किया गया इन केस ऑफ इंदिरा गांधी, जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि ये वर्ड अपने में ही काफ़ी ज़्यादा टू वेग है, लोग इसका किसी भी तरह से इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। तो इमरजेंसी का मिसयूज़ ना हो, इमरजेंसी जैसे प्रोविज़न का, इसलिए जब मोरारजी देसाई की जब गवर्नमेंट आई, इमरजेंसी हटने के बाद जब कांग्रेस लड़ी, कांग्रेस हारी इन 1977, उस टाइम पे जनता पार्टी की सरकार आई हेडेड बाय द मोरारजी देसाई। उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो यही था कि उन्होंने 44 अमेंडमेंट से एक तो काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस डाले इमरजेंसी के ऊपर, साथ ही साथ उन्होंने ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का वर्ड हटा के इसको चेंज किया आर्म्ड रिबेलियन में। अब कोई भी, ये चेंज हो चुका है, अब कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकता है। ओके, सो पढ़ते हैं हम। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, बट द एक्सप्रेशन वाज टू वेग एंड हैड अ वाइडर कोनोटेशंस। हैंस द 44th अमेंडमेंट एक्ट जो आया, उसने इसको सब्सटीट्यूट किया आर्म्ड रिबेलियन से फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाया गया, आर्म्ड रिबेलियन लाया गया। Thus, it is no longer possible to declare a national emergency on the ground of the internal disturbance, जो कि 1975 में किया गया था, अब नहीं किया जा सकता। By the Congress party headed by the Indira Gandhi. The president, however, can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet,
इस चीज़ को भी ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू। क्यों ऐड किया गया? क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे जब उन्होंने नेशनल इमरजेंसी लगाई थी, जिसका ग्राउंड इंटरनल डिस्टरबेंस था, उन्होंने अपनी कैबिनेट से परमिशन नहीं ली थी। उन्होंने खुद जाके नेशनल इमरजेंसी के लिए प्रेसिडेंट को बोल दिया था और नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद उन्होंने अपने कैबिनेट को इन्फॉर्म किया था। इस चीज़ से बचने के लिए कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसके हाथ में सारी पावर्स ना आ जाएं, इसलिए 42nd अमेंडमेंट लाया गया 1978 में। जब जेपी पार्टी की जब सरकार आई, जनता पार्टी की जब सरकार आई, तो उन्होंने कहा कि नेशनल इमरजेंसी तभी प्रोक्लेम की जा सकती है जब ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस से काम नहीं चलेगा। दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द concurrence of the cabinet and not merely on the advice of the prime minister. In 1975, then Prime Minister Indira Gandhi advised the president to proclaim emergency without consulting their cabinet, without consulting her cabinet. उन्होंने कैबिनेट से डिस्कस नहीं किया था। इस वजह से ये 44th अमेंडमेंट लाया गया था, जहाँ पे इस सेफगार्ड को रखा गया था कि आपको कैबिनेट से डिस्कस करना ही करना है, उनका रिकमेंडेशन ज़रूरी है। देन 38th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, उन्होंने ये कहा कि जो नेशनल इमरजेंसी है वो इम्यून है फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। एक्ट लाया गया 38th में। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट अगर नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं और वो सेटिस्फाई है तो उनका जो सेटिस्फैक्शन होगा वो फाइनल होगा और वो इम्यून होगा फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। इट मीन्स उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसको डिलीट कर दिया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि ये एक्ट भी ठीक नहीं था। उसके बाद एक केस था मिनर्वा मिल्स केस, 1980 में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हेल्ड एट, हमने कहा था इस चैप्टर में दो केस पढ़ेंगे, एक मिनर्वा मिल्स केस 1980 और एक केस आएगा हमारा बॉम्बई केस 1994। मिनर्वा मिल केस आ चुका है, आप देखिए। सो फर्दर इन द मिनर्वा मिल्स केस 1980 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, कि अगर प्रोक्लेम की जा रही है बाय द प्रेसिडेंट, उसको चैलेंज किया जा सकता है इन द कोर्ट और उसका ग्राउंड डिसाइड किया गया ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैलाफाइड, और दैट द डिक्लेरेशन वाज बेस्ड ऑन होली एक्सट्रानियस और इररेलेवेंट फैक्ट्स और इज एब्सर्ड और परवर्स, ताकि कोई भी नेशनल इमरजेंसी का गलत यूज़ ना उठा सके। इस वजह से ये स्टेटमेंट आई थी कि उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ द मैलाफाइड। पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड द ड्यूरेशन, जैसे ही प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम की नेशनल इमरजेंसी, उसके 1 महीने के अंदर अंदर जरूरी होता है कि लोकसभा से वो बिल पास हो, लोकसभा से उस एक्ट को पास किया जाए, उस इमरजेंसी को पास किया जाए। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ। पहले ये 2 महीने हुआ करता था, बट उसके बाद जब वो उनकी जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो देन 42nd अमेंडमेंट से ऑफ 1978 उन्होंने कहा दो इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी 2 महीने नहीं, इसे 1 महीने करो, कि 1 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना है। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस टाइम पे पार्लियामेंट से अप्रूवल लिया जाए, अप्रूवल लेने की बारी आई, कि लेट सपोज प्रेसिडेंट ने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दी, उस टाइम पे पार्लियामेंट सेशन में था ही नहीं, या 1 महीने का टाइम दिया गया, 1 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट अप्रूव ही नहीं कर पाया, उससे पहले ही पार्लियामेंट लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हो गई, लोकसभा डिसॉल्व हो गई विदाउट द अप्रूवल ऑफ द इमरजेंसी। उस केस में क्या किया जाए, तो उस केस में राज्यसभा होगी जो कि अप्रूवल देगी फॉर द कॉन्टिन्यूएशंस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, और जैसे ही दोबारा से लोकसभा रीअसेंबल होगी, दोबारा से ये कंडीशन लग जाएगी डैट विद इन 1 मंथ लोकसभा से भी उसको पास कराया जाए। तो यहाँ पे देखते हैं, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। पहले ये 2 महीने हुआ करता था, ओरिजिनली दिस टाइम पीरियड वाज 2 मंथ्स, बट इसको रिड्यूस किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट। इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम जब लोकसभा डिजॉल्व्ड है, या डिजोल्यूशन हो गया लोकसभा का ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन अप्रूव नहीं हुआ, उससे पहले ही लोकसभा जो थी डिजॉल्व हो गई, या वो सेशन में ही नहीं थी, उस टाइम पे प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा। दोबारा से जब लोकसभा जब बैठेगी,
उसके बाद दोबारा से 1 महीना दिया जाएगा कि इस बिल को पास किया जाए। इफ़ अप्रूव बाय बोथ द हाउसेस, लेट सपोज इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई बाय द प्रेसिडेंट और उसको अप्रूव कर दिया गया बोथ द हाउसेस, तो पहले क्या हुआ होता था कि एक बार अप्रूवल मिलने के बाद अब जो पावर होती थी वो प्रेसिडेंट के पास आ जाती थी कि वो जब तक उनका मन चाहे तब तक वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट आया, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार अगर पार्लियामेंट जो इमरजेंसी है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास हो जाती है तो वो जो अप्रूवल है वो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। 6 महीने के बाद आपको दोबारा से पार्लियामेंट के पास आना पड़ेगा अप्रूवल लेने के लिए। ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। तो इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर द 6 मंथ्स, नॉट इट्स अ इनडेफिनेट टाइम। 6 महीने तक ये है अप्रूवल। फिर इसको अगर एक्सटेंड करना है इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं टू एन इनडेफिनेट पीरियड। इन केस ऑफ द स्टेट इमरजेंसी 3 ईयर्स तक, फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडेफिनेट। नेशनल इमरजेंसी के केस में भी ये एक्सटेंड हो सकता है इंडेफिनेट, बट हर 6 महीने बाद अप्रूवल लेना जरूरी है। दोबारा से ऐसा हो सकता है कि जब अप्रूवल लेने का टाइम आए उस टाइम पे जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो या वो पहले ही डिसॉल्व हो जाए, तो दोबारा से यहाँ पे राज्यसभा रोल प्ले करेगी। राज्यसभा हैज़ इन द मीन टाइम अप्रूव्ड इट्स कॉन्टिन्यूएशन। जैसे ही लोकसभा दोबारा आएगी, बैठेगी, उसकी सिटिंग होगी, तो 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा से ये प्रेसिडेंट की ड्यूटी बन जाती है कि वो दोबारा से इमरजेंसी को हाउसेस से पास कराए विद इन अ 1 मंथ आफ्टर द लोकसभा रीअसेंबल। तो यहाँ पे क्या होगा कि याद याद रखने वाले पॉइंट क्या है कि हर 6 महीने बाद अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर वो पास हो गया है, ठीक है। इनडेफिनेट पीरियड तक है, इनडेफिनेट पीरियड तक वो कॉन्टिन्यूशन का अप्रूवल ले सकते हैं। 44th अमेंडमेंट से ये लाया गया था कि बार बार अप्रूवल लेना ज़रूरी है। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले क्या था कि ये इनडेफिनेट पीरियड तक होता था कि वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट कुड रिमेन इन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज द एग्जीक्यूटिव डिजायर्ड, कि एक बार पार्लियामेंट ने पास कर दिया, अब वो जब तक रहेगा जब तक एग्जीक्यूटिव चाहेंगे। लेकिन फिर इसको हटाया गया, ऐसा नहीं होगा, बार बार आपको आना पड़ेगा। तीसरी चीज़ हमें क्या याद रखनी है, लोकसभा अगर नहीं है सेशन में, या मतलब वो डिजॉल्व हो गई है विदाउट द अप्रूवल ऑफ द कॉन्टिन्यूशन, देन अगेन यहाँ पे राज्यसभा अपना रोल प्ले करेगी। दोबारा से अगर नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है तो नेशनल इमरजेंसी में उसको अगर पास करना है तो ये ज़रूरी है कि वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास होगी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं चलेगी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा, बाकी इमरजेंसी में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा, बट इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी वी नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी इस रेजुलेशंस के लिए, जो कि अगेन दोबारा से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 की हेल्प से इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि नेशनल इमरजेंसी लगाना इतना आसान ना रहे जितना 1978 से पहले हुआ करता था। उसके बाद आ जाएगा हमारा रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, कि इमरजेंसी को किस तरह से सीज किया जाए, किस तरह से उसको रिवोक्ड किया जाए। एक तो कभी प्रेसिडेंट कभी भी उसको रिवोक कर सकते हैं, उसके लिए किसी भी तरह की पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूएशन के लिए अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, बट रिवोक्ड करने के लिए प्रेसिडेंट को किसी भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या अगर लोकसभा चाहे तो वो रिवोक्ड कर सकती है, वो डिसअप्रूविंग का रेजुलेशन पास कर सकती है। उसके बाद क्या होगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा, ऑब्लिगेटरी हो जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर कि अब इसको रिवोक किया जाए। सो फर्दर द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ द लोकसभा पासिस अ रेजुलेशन डिसअप्रूविंग इट्स कॉन्टिन्यूएशन, कि नहीं अब इसको कंटिन्यू नहीं करना है। ये भी पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट, ताकि उन पावर्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। उसके बाद बिफोर द अमेंडमेंट लोकसभा का कोई भी कंट्रोल नहीं था नेशनल इमरजेंसी के ऊपर। एक बार अप्रूव कर दिया उसके बाद डिसअप्रूविंग वाला कोई भी प्रोविज़न नहीं था, बट अब ऐसा है 44th अमेंडमेंट से इस प्रोविज़न को लाया गया है टू सेफगार्ड दिस प्रोविज़न। द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 प्रोवाइडेड दैट सपोज कि जो लोकसभा है वो सेशन में नहीं है, या जो लोकसभा है वो इकट्ठे बैठ नहीं पा रहे हैं, मीटिंग नहीं हो पा रही है, then 10% of the member total number of Lok Sabha, 1/10 of the total number of members of the Lok Sabha give a written notice। वो रिटर्न नोटिस दे सकते हैं टू द स्पीकर
और टू द प्रेसिडेंट, अगर जो हाउस है वो सेशन में नहीं है, सेशन में है तो स्पीकर को दे दें, सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को दे दें, एंड विद इन 14 डेज वो सिटिंग रखी जाएगी। लेटर मिलने के बाद वो सिटिंग रखना जरूरी है लोकसभा की। उस लोकसभा की सिटिंग किस वजह से होगी? फॉर द पर्पस ऑफ कंसिडरिंग अ रेजोल्यूशन डिसअप्रूविंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अ रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल के रेजोल्यूशन में और प्रोक्लेमेशन के रेजोल्यूशन में डिफरेंस है। हमने पढ़ा कि अगर कंटिन्यू रखना है प्रोक्लेमेशन को, नेशनल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है, तो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि डिसअप्रूवल के केस में सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा। सो द फर्स्ट वन जो डिसअप्रूवल वाला है वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, वाइल द सेकंड वन नीड्स अ स्पेशल मेजॉरिटी। एंड सेकंड पॉइंट इज, पहले वाले को डिसअप्रूव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ लोकसभा की ज़रूरत है, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंटिन्यू करने के लिए इमरजेंसी कंटिन्यू रखनी चाहिए कि नहीं, या अप्रूव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों ही हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। सो डिसअप्रूव करने के लिए अगर डिसअप्रूविंग रेजोल्यूशन पास करना है, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। लोकसभा सिर्फ पास कर सकती है, राज्यसभा की ज़रूरत नहीं है उसमें, लोकसभा का अकेले का काम है। और कंटिन्यू रखने के लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत है और दोनों ही हाउस की ज़रूरत है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ द नेशनल इमरजेंसी के केस में 3 चीज़ों पे इफेक्ट पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसमें एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, लेजिस्लेटिव आ जाएगा एंड फाइनेंशियल कंडीशन आ जाएगी। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल कंडीशन। सेकंड, फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। थर्ड हमारा आ जाएगा लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, वन बाय वन देखते हैं। सेंट्रल स्टेट के रिलेशन पे, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन में होगी, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी इज इन फोर्स, तो कुछ रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, वो चेंज होंगे। एक वन बाय वन देखते हैं। द फर्स्ट इज़ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के टाइम पे क्या होता है? सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, वी नो डैट आर स्ट्रक्चर इन द नॉर्मल डेज आर फेडरल, इट मीन्स द सेपरेशन ऑफ द पावर। कुछ जो पावर्स होंगी वो सेंटर के पास होंगी, कुछ स्टेट के पास होंगी। बट इन द केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी, द एग्जीक्यूटिव पावर of the center extends to directing any state regarding the manner in which its executive power to be exercised। इस टाइम पे जो सेंटर है वो स्टेट को किसी भी मैटर में, नो मैटर वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है या यूनियन लिस्ट में आता है, वो स्टेट को डायरेक्ट कर सकता है। इन द नॉर्मल टाइम पीरियड दिस इज नॉट पॉसिबल, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे सेंटर नहीं डायरेक्ट कर सकता। बट इन केस ऑफ द national emergency, the center becomes entitled to give executive direction to a state on any matter. Thus, the state government are brought under the complete control of the center, though they are not suspended. नेशनल इमरजेंसी के केस में जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है उन पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंटर का आ जाता है, बट वो सस्पेंड नहीं होती हैं। वहीं पे जब हम आगे स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे, उस टाइम पे जो सेंटर की स्टेट की जो गवर्नमेंट होंगी उसे सस्पेंड किया जाएगा। सेकंड इज लेजिस्लेटिव। ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी वी नो डैट इन द नॉर्मल टाइम पीरियड लेजिस्लेटिव इट मीन्स लॉ बनाना, एंड इन द शेड्यूल सेवन्थ वी हैव 3 लिस्ट, द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या कहा गया कि जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकता है जो कि यूनियन लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उन पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है अंडर द नॉर्मल कंडीशन। बट इन केस ऑफ द इमरजेंसी ये सारी की सारी पावर पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अब नो मैटर वो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है या स्टेट लिस्ट में है, दिस टाइम द पार्लियामेंट empowers to make any laws regarding any subject list. So, the parliament becomes empowered to make laws on any subject mentioned in the state list. Although the legislative power of a state legislature is not suspended, state legislature अभी भी काम कर रहा है स्टेट में, लेकिन कोई भी लॉ अगर बनाया गया है बाय द यूनियन, चाहे वो यूनियन लिस्ट से बनाया गया है चाहे वो स्टेट लिस्ट से बनाया गया है, इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट की जो पावर है वो ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। Thus, the normal distribution of the legislative powers between the center and the state is suspended, though the state legislatures are not suspended. Second, जो भी law बनाए जाएंगे by the parliament, we know that parliament can make any laws, no matter on which subject they are making the laws.
तो जो भी लॉज बनाए जाएंगे इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर उन लॉज को सीज कर दिया जाएगा, वो अपने आप नलिफाइड हो जाएंगे. सो and also while a proclamation of national emergency is in operation, the president can issue the ordinance on the state subjects also. We know in the normal situation presidents can issue ordinance on the particular subjects, सिर्फ और सिर्फ यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ द नेशनल इमरजेंसी दे हैव द पावर, द प्रेसिडेंट हैव द पावर टू इशू द ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स आल्सो. If the parliament is not in session, the parliament can confer powers and impose duties upon the center or its officer कि जो भी laws बनाए गए हैं उनको पूरा किया जाए. The 42 Amendment Act of 1976 इन्होंने कहा कि that the two consequences mentioned above, executive as well as legislative, extends not only to a state where the emergency is in operation. इसका मतलब ये था कि जो भी दो चीज़ें ऊपर बताई गई, एग्जीक्यूटिव की सेंटर ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, सारी की सारी जितनी भी पावर्स है वो सेंटर के हाथ में चली जाएंगी, वो स्टेट को किसी भी सब्जेक्ट पर डायरेक्ट कर सकते हैं. इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकता है, नो मैटर वो स्टेट लिस्ट से है या यूनियन लिस्ट से है. तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वहाँ तक सीमित नहीं रहेंगी जिस पर्टिकुलर एरिया पे इमरजेंसी लगी है या जिस स्टेट पे इमरजेंसी लगी है ड्यू टू द वार, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड द आर्म्ड रिवेलियन. बट उसके बाहर भी अगर कोई दायरा है जहाँ पे नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में नहीं है अंडर द टेरिटरी ऑफ द इंडिया, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अप्लाई की जा सकती हैं. थर्ड इज फाइनेंशियल. वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी इज इन द ऑपरेशन, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट्स उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको कैंसिल किया जा सकता है, उसको रिड्यूस किया जा सकता है. बट इधर एक कंडीशन है, कोई भी मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है तो उसको पार्लियामेंट के सामने पहले पेश करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर एक्शन लिया जा सकता है. इट मीन्स एवरी सच ऑर्डर ऑफ द प्रेजिडेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. लाइफ लोकसभा की लाइफ पे या स्टेट असेंबली की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पे जो लोकसभा की या जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो लाइफ होगी वो अपने नॉर्मल टाइम पीरियड से एक्सटेंड हो जाएगी. नॉर्मली उनकी 5 ईयर्स होती है, बट वो बढ़ जाएगी फॉर 1 ईयर एट अ टाइम, एक बार में 1 साल तक वो बढ़ेगी. दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द इमरजेंसी इज सीज्ड. 1 साल तक लाइफ बढ़ी फ्रॉम द नॉर्मल ईयर, और अगर इमरजेंसी सीज हो चुकी है उसके 6 महीने के अंदर ही अंदर लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा और नए इलेक्शन कंडक्ट करवाने पड़ेंगे. लास्ट टाइम भी फॉर एग्जाम्पल द टर्म ऑफ द फिफ्थ लोकसभा वाज एक्सटेंडेड 2 times बाय 1 year एट अ टाइम. सेम एज इन केस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आल्सो कि एक बार में 1 साल तक आप बढ़ा सकते हो. उसके बाद भी नेशनल इमरजेंसी लगी है तो 1 साल और, फिर 1 साल और, फिर 1 साल और. नेशनल इमरजेंसी के सीज होते ही 6 महीने के अंदर अंदर ये जरूरी है कि दोबारा से इलेक्शन हो और नई लोकसभा वहाँ पे आके बैठे. उस टाइम पे वो दोबारा से एक्सटेंड नहीं कर सकते. इफेक्ट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे? नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड होंगे या कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा सकते हैं, ये चीज़ें बताई गई है आर्टिकल 359 एंड 358 में. आर्टिकल 358 ये बोलते हैं कि एज सून एज द नेशनल इमरजेंसी कम्स प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, जो आर्टिकल 19 है जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स आते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, जिसमें हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, ये सारी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे. उनके लिए कोई भी दूसरा सेपरेट ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसी के चलते अगर आर्टिकल 19 इट मीन्स फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सप्रेशन सस्पेंड हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस यहाँ पे सस्पेंड हो रही है, फ्रीडम ऑफ प्रेस. एंड व्हेन द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज सस्पेंडेड दिस इज नॉन एज सेंसरशिप. So under the article 358 deals with the suspension of the fundamental rights guaranteed by the article 19. article 19 में भी 6 fundamental rights हैं हमारे जो कि इसमें आते हैं. while the articles 359 ये बोलता है कि इमरजेंसी लगेगी और बाकी जो राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट 2 articles, that is article 20 and the 21. सो इन केस ऑफ द 358 आर्टिकल 19 सस्पेंड हो चुका है
359 सस्पेंड किया जा सकता है, आर्टिकल सस्पेंड होते नहीं है, इस केस में करना पड़ेगा जब प्रेसिडेंट चाहेंगे उस टाइम पे। According to the Article 358, when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under the Article 19 are automatically suspended. No separate order for their suspension is required. While a proclamation of national emergency is in operation, the state is freed from the restriction imposed by the Article 19. Article 19 के जरिए जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं स्टेट के ऊपर कि वो इस तरह के लॉ नहीं बना सकती, नेशनल इमरजेंसी के आते ही स्टेट के पास पावर होगी कि वो आर्टिकल 19 के अगेंस्ट किसी भी तरह के लॉस बना सकती हैं, एक्शन ले सकती है, और इन लॉस को, एक्शन को कोर्ट, इनको लेके कोई भी जो इंसान है वो कोर्ट में नहीं जा सकता। सो इन अदर वर्ड्स द स्टेट कैन मेक एनी लॉस और कैन टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन abridging or taking away the 6 fundamental rights that are guaranteed by the Article 19. Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the 6 fundamental rights. उसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1978 में। उन्होंने कहा ठीक है, कोई भी जो स्टेट है किसी भी तरह के लॉस बना सकती है, किसी भी तरह के एक्शन ले सकती है जो कि उन फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो कि आर्टिकल 19 में आते हैं, बट इनको 2 तरीक़ों से रिस्ट्रिक्ट किया गया बाय द 44 अमेंडमेंट ऑफ 1978 कि सिर्फ और सिर्फ वही आर्टिकल सस्पेंड किए जाएंगे जो कि रिलेटेड होंगे व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार और एक्सटर्नल एग्रेशन। कि आर्टिकल 19 उसी टाइम पे सस्पेंड होगा जब नेशनल इमरजेंसी में भी एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी होगी, बिकॉज वी नो डैट नेशनल इमरजेंसी के 2 पार्ट्स थे, एक एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी ड्यू टू द वार एंड द एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल इमरजेंसी ड्यू टू द आर्म्ड रिबेलियन। अगर एक्सटर्नल इमरजेंसी लगी हुई है उस टाइम पे आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा। इन केस ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी ये सस्पेंड नहीं होगा, नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। सेकंड ये कहा गया कि सिर्फ और सिर्फ वही जो लॉस हैं वो प्रोटेक्ट होंगे, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा सुप्रीम कोर्ट में जो नेशनल इमरजेंसी को फेवर करते होंगे। सो ओनली दोज लॉस विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज्ड एंड नॉट अदर लॉस। ऑल्सो द एग्जीक्यूटिव एक्शन टेकन ओनली अंडर सच अ लॉ इज प्रोटेक्टेड। सस्पेंशन ऑफ द अदर फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पे आर्टिकल 359 ऑथराइज द प्रेसिडेंट to suspend the right to move any court for the enforcement of the fundamental rights. It means under the article 358 जहाँ पे हमारा आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है, वहाँ पे अंडर द आर्टिकल 359 बाकी जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, उनका इन्फोर्समेंट रोका जा रहा है, उनको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस। अंडर द आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हो रहे हैं, इन्फोर्समेंट उनका रोका जा रहा है बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस मीन्स डैट अंडर द आर्टिकल 359 द फंडामेंटल राइट्स एज सच आर नॉट सस्पेंडेड बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट। द said rights are theoretically alive but the right to seek remedy is suspended. Suspension of the enforcement relates to only those fundamental rights that are specified in the presidential order. It means president कोई order निकालेंगे ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, उस ऑर्डर में जो जो दिया होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए जा रहे हैं वही राइट्स सस्पेंड किए जाएंगे। उनकी जो टाइम लिमिट है वो ये भी हो सकता है कि इमरजेंसी के टाइम तक, जब तक इमरजेंसी है तब तक वो सस्पेंड रहें, या फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तक भी वो सस्पेंड रह सकते हैं। जबकि आर्टिकल 358 में जो आर्टिकल 19 सस्पेंड हमारा हो रहा है वो जब तक नेशनल इमरजेंसी लगी रहेगी तब तक वो सस्पेंड रहेगा। नेशनल इमरजेंसी के ख़त्म होते ही आर्टिकल 19 दोबारा से रिवाइव कर जाएगा। While a presidential order is in force, the state can make law or can take any executive action abridging or taking away the specified fundamental rights, जो कि प्रेसिडेंट ने जिन राइट्स को सस्पेंड करने का अप्रूवल दिया है। Any such law or executive action cannot be challenged on the ground that they are inconsistent with the specified fundamental rights. जैसे ही ऑर्डर सीज होगा, when the order cease to operate, any law so made to the extent of inconsistency with the specified fundamental rights cease to have effect, और उसके अगेंस्ट कोई भी
कोर्ट में नहीं जा सकता है, बट नो रेमेडी लाइज फॉर एनीथिंग डन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर इवन आफ्टर द ऑर्डर सीज टू ऑपरेट। इसका मतलब ये हुआ द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव एक्शंस दैट आर टेकन ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इवन आफ्टर द ऑर्डर एक्सपायर्स। दोबारा से रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आर्टिकल 359 को 358 को भी दो तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया था कि आर्टिकल 19 सिर्फ और सिर्फ सस्पेंड होगा इन केस ऑफ द एक्सटर्नल इमरजेंसी। सेकंड, सिर्फ वही लॉस को स्टेट एब्रिज कर सकती है जो कि सेटिस्फाई हो रहे होंगे विद द नेशनल इमरजेंसी। उससे हटके अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जाता है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नेशनल इमरजेंसी को, ऐसे लॉज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। इस तरह से 358 वाले आर्टिकल को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 से आर्टिकल 359 को भी दो तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया। पहला, जो प्रेसिडेंट है वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड कर सकते हैं, उनके पास पावर है, सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। इसका मतलब अंडर द आर्टिकल 20 राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ये सस्पेंड नहीं होगा, एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सस्पेंड नहीं होगा। बाकी सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड किए जा सकते हैं। सेकंड, सिर्फ और सिर्फ वही लॉस जो कि रिलेटेड है इमरजेंसी से, वही लॉस प्रोटेक्टेड होंगे कि उनको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा किसी भी कोर्ट में। उससे हट के अगर कोई भी लॉ आता है उसको चैलेंज कर सकते हैं। सो ओनली दोज लॉस विच आर प्रोटेक्टेड रिलेटेड विद द इमरजेंसी आर प्रोटेक्टेड from being challenged and not other laws, and the executive action taken only under such a law is protected. डिस्टिंक्शन बिटवीन द आर्टिकल 358 एंड 359, दोनों में क्या फ़र्क है? आर्टिकल 358 कन्फाइंड है विथ ओनली वन फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 19, जबकि 359 में सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 358 ये बोलते हैं कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगेगी वैसे ही आर्टिकल 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, उसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इट मीन्स द आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स द फंडामेंटल राइट्स अंडर द आर्टिकल 19 एज सून एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 359 सस्पेंड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उसका एनफोर्समेंट रोका जाएगा। आर्टिकल 359 डज नॉट automatically suspend any fundamental right. It only empowers the president to suspend the enforcement of the specified fundamental right. उसके लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाला जाएगा। आर्टिकल 358 सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के केस में यूज़ होगा, वाइल आर्टिकल 359 ऑन द अदर हैंड चाहे वो एक्सटर्नल इमरजेंसी हो चाहे वो इंटरनल इमरजेंसी हो, दोनों ही केसेस में यूज़ किया जा सकता है। 358 आर्टिकल अगर लगेगा तो जब तक नेशनल इमरजेंसी रहेगी तब तक वो आर्टिकल पूरे के पूरे ड्यूरेशन फोर्स में रहेगा। सो आर्टिकल 358 सस्पेंड्स फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन, जबकि आर्टिकल 359 जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है कि कितने टाइम तक ये फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के सस्पेंड करने हैं, उनका टाइम पीरियड होगा, वो पूरा का पूरा टाइम पीरियड भी हो सकता है जब तक नेशनल इमरजेंसी है तब तक का, या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम जो भी मेंशन किया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। आर्टिकल 358 पूरी की पूरी कंट्री में लगेगा। आर्टिकल 359 किसी एक पार्ट में लग सकता है जहाँ पे स्पेशली नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, उस पार्ट तक वो सीमित रह सकता है, या पूरी कंट्री में अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर उसको लगाया जाएगा। 358 सस्पेंड आर्टिकल 19 कम्प्लीटली, कि अंडर द आर्टिकल 358 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 जिसमें हमारे 6 फंडामेंटल राइट हैं वो सारे के सारे सस्पेंड हो जाएंगे। बट आर्टिकल 359 में ऐसा नहीं है, दो आर्टिकल सस्पेंड नहीं होते हैं, दैट इज आर्टिकल 20 एंड 21। आर्टिकल 358 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with the fundamental rights that comes under the article 19, while the article 359 enables the state to make any law or take any executive action inconsistent with those जिनको एनफोर्समेंट से सस्पेंड किया गया है बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। दोनों में सिमिलरिटी है एक कि दोनों ही आर्टिकल को चैलेंज नहीं किया जा सकता। दे बोथ प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम चैलेंज टू ओनली दोज लॉस विच आर रिलेटेड विद द इमरजेंसी। उनसे हट के, इमरजेंसी से हट के कोई भी लॉस बन रहे हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है। डिक्लेरेशन, कब कब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी?
अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, 1962 में, 71 एंड 75 में। 62 में एंड 71 में जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उनका जो ग्राउंड था डैट इज़ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन उनका ग्राउंड था, जबकि 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी उसका जो ग्राउंड था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था। सो द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज इशूड इन अक्टूबर 1962 ऑन द अकाउंट ऑफ चाइनीज़ एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ था जिसके बेसिस पे इमरजेंसी लगी थी, नेशनल इमरजेंसी, और ये 1968 तक लगी थी। उसी बीच इंडो पाक का वार हुआ था, क्योंकि पहले से इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई थी, इसलिए 1965 के टाइम पे दोबारा से इमरजेंसी अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऑलरेडी उस टाइम इमरजेंसी हमारे कंट्री में चल रही थी। द सेकेंड प्रोक्लेमेशन जो हुआ वो 1971 में, जब इंडो पाक का वॉर हुआ। अगेन इसका जो ग्राउंड था वो एक्सटर्नल एग्रेशन था। थर्ड जो इमरजेंसी लगी 1975 में, इसका जो ग्राउंड था वो इंटरनल डिस्टर्बेंस था। एक इमरजेंसी पहले से चल रही थी ऑन द ग्राउंड ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन 1971 में जो लगाई गई थी। दूसरी इमरजेंसी दोबारा लगा दी गई 1975 में डिफरेंट ग्राउंड के बेसिस पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस, और दोनों ही प्रोक्लेमेशन को रिवोक्ड किया गया इन 1977। जैसे ही इमरजेंसी हटी 1977 में लोकसभा के चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी की हार हुई और जनता पार्टी मेजॉरिटी में आई। जनता पार्टी इज़ हेडेड बाय द मोरारजी देसाई। उन्होंने एक कमीशन बनाया दैट इज़ शाह कमीशन, और उन्हें इस चीज़ की ड्यूटी दी गई कि वो इन्वेस्टिगेट करें कि जो सर्कमस्टांसेस नेशनल इमरजेंसी के लिए बताए गए थे उनको उनका जस्टिफिकेशन दिया जाए। बट द कमीशन डिड नॉट जस्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ द इमरजेंसी, जिसकी वजह से 44th अमेंडमेंट लाया गया और उन्होंने कुछ सेफ गार्ड इंट्रोड्यूस किए ताकि कोई भी नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज़ ना कर सके। सो द 44th अमेंडमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1978 टू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ सेफ गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द नेशनल इमरजेंसी और इमरजेंसी प्रोविजंस। नाउ द टू इमरजेंसी इज लेफ्ट, प्रेसिडेंट रूल जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, एंड द लास्ट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। और लास्ट टॉपिक उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस।